अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में बताऊंगी और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि एक इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स काम कर रही हैं उनका पोटेंशियल कंपटीशन क्या है, इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए माइकल पोर्टर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो ये 5 फोर्सेस मॉडल जो है, इसमें जितने भी आगे 5 फोर्सेस आएंगे तो अगर वो सारी के सारी स्ट्रांग है तो इसका मतलब है आपकी जो फर्म है उसका प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है, यानी कि आपको आसानी से कोई compete नहीं कर सकता। इस चीज़ को जब आप एनालाइज करना चाहते हो कि आपके साथ जितनी और फर्म्स काम कर रही हैं उनके बारे में आपने जानना है, तो उसके लिए आपको इस फोर्सेस इस मॉडल के थ्रू एनालाइज करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि पोर्टर ने डिफाइन की हैं। सबसे पहला जो फोर्सेस है वो है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स, फिर सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, फिर है थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस और लास्ट है थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो चलें फिर एक एक करके समझ लें कि किस तरीके से ये डिफाइन किए गए हैं फोर्सेस और इसके थ्रू हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स। इसमें देखा जाता है कि एक इंडस्ट्री या एक मार्केट में कितना कंपटीशन है, यानी जितनी भी फर्म्स उस मार्केट में काम कर रही हैं, उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो उनके बीच में कितना compete हो रहा है। इंडस्ट्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फर्म्स, यानी बहुत सारी फर्म्स मिल जाती हैं तो वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। और एक सिंगल फर्म को फर्म कहते हैं जो कि एक सिंगल होती है। और इंडस्ट्री जब बनती है जब सब एक जैसा काम कर रही हैं। ठीक है, यानी कि अगर कपड़ों का किसी का बिजनेस है तो जितनी भी इंडस्ट्री में वहाँ पे फर्म्स होंगी वो सारी कपड़ों से रिलेटेड होंगी, वो आपस में एक दूसरे को compete करेंगी। तो ये जो फर्स्ट फोर्स है राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीशन या कंपेटिटर्स, इसमें देखा जाता है कि जो फर्म्स हैं एक जैसा जो बहुत सारी मिलके काम कर रही हैं वो आपस में इंडस्ट्री में कैसे compete कर रही हैं, उनका कंपटीशन देखा जाता है कि क्या हाई कंपटीशन है या लो कंपटीशन है। यानी अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या कितना कंपटीशन चल रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर। और अगर आप देखते हैं कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाह रहे हो उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी कंपटीशन बड़ा हाई है, वहाँ पर ऑलरेडी जो फर्म्स हैं आपस में compete कर रही हैं एक दूसरे के लिए, तो फिर आपके लिए वहाँ जाना बड़ा मुश्किल होगा। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत आपको स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी, बड़ा सोचना पड़ेगा। और फिर आपने देखना है आप क्या चीज़ ऐसी करो कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा उस मार्केट में कस्टमर्स को अपने पास लेकर आओ। और अगर आप एनालाइज करके ये देखते हो कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन ही नहीं है या बहुत लो कंपटीशन है, तो फिर आपके लिए बेनिफिट है, आप आसानी से वहाँ जाकर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो कस्टमर को गेन करने के लिए, और अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज देकर आप कस्टमर को रिटेन रख सकते हो, उनको सेटिस्फाई कर सकते हो। उसके बाद सेकंड फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स का आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, क्योंकि जब तक सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल नहीं देंगे आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी, आप कुछ सेल नहीं कर सकते। तो सप्लायर्स तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक बिज़नेस में। और जितने एक इंडस्ट्री में जो सप्लायर्स हैं वो कम होंगे तो उतना ही क्या होगा, सब उन पर डिपेंड करेंगे, उनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और वो जितनी प्राइसेस को चार्ज करेंगे हर फर्म्स को उतने पे ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि टाइम पर चीज़ ना बनी तो उनको लॉस हो जाएगा। उनके जो अगेंस्ट का जो फर्म्स काम कर रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देकर तो प्रॉफिट ले जाएंगी। तो यहाँ पर बार्गेनिंग पावर जो होती है वो सप्लायर्स की हाई हो जाएगी, क्योंकि वो उनकी तादाद ही कम है, तो वो अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस को चार्ज करेंगे, अपनी मुँह मांगी कीमत मांगेंगे। तो जब सप्लायर्स जो हैं वो लिमिटेड होंगे और रिसोर्सेज भी लिमिटेड होंगे और आपको ये भी लग रहा है कि जो स्विचिंग कॉस्ट है सप्लायर्स की वो भी ज़्यादा आ रही है, यानी कि अगर आप उनको छोड़कर कहीं और चले जाते हो किसी और सप्लायर्स के पास तो वहाँ पर आपको कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ रही है, वहाँ से जो मटेरियल लाना है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत आ रही है। तो फिर क्या होगा, आपको उसी सप्लायर से ख़रीदना पड़ेगा, तो इसीलिए उसकी जो बार्गेनिंग पावर होगी वो हाई होगी। और सेम एज इट इज़ अगर सप्लायर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं तो स्विचिंग आप आसानी से कहीं स्विच कर सकते हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो लो हो जाएगी। उनको पता होगा कि हम ज़्यादा पैसे मांगेंगे
तो जो कस्टमर है हमारा वो कहीं और चला जाएगा, वो किसी और से ख़रीद लेगा, तो जो हमें जो पैसे आ रहे हैं वो हमें नहीं आएंगे। तो इस तरह से जो बायर्स जितनी प्राइस बताएंगे उतने में ही वो सप्लायर चीज़ को सेल करेगा। तो इसमें क्या होगा, वहाँ पर लो बार्गेनिंग पावर होगी सप्लायर्स की। ठीक है। इसी तरह से थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ये भी बिल्कुल सप्लायर्स की तरह ही है कि जितने बायर्स कम होंगे उतनी ही जो बार्गेनिंग पावर होगी उनकी हाई होगी, उनकी मर्जी उतनी ही चलेगी। यानी अगर आपके पास बायर्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में हैं और एक बायर आपके पास आया है और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने आया है, तो फिर अगर वो आपको प्राइसेस जितनी भी बता रहा है कि मैंने इतने में ख़रीदना है, तो आप उससे अगर बार्गेनिंग करोगे हाई प्राइसेस की या बढ़ाओगे, तो वो आपको ये भी डर है कि वो चला जाएगा आपके पास से, वो किसी और सप्लायर्स के पास जाके ख़रीद लेगा। तो फिर आप उसकी मर्ज़ी से, क्योंकि आपको पता है बायर्स भी मेरे कम है, तो फिर आप उसको उतने पे दोगे चीज़। ठीक है। तो यहाँ पर जो बार्गेनिंग पावर होगी बायर्स की वो हाई होगी, वो अपनी तादाद कम होने की वजह से अपनी मर्ज़ी करवा सकता है। और ये कब होता है कि कब उनकी बार्गेनिंग पावर हाई होती है, जब जो सप्लायर है उनकी प्रोडक्ट अनडिफ्रेंशिएट होती है, यानी कि कंपेटिटर से मिलती जुलती होती है, आसानी से कहीं भी अवेलेबल होगी वो, तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है बायर्स कहीं पे भी जाके ख़रीद सकते हैं। और इसी तरह से जब बायर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर उनकी बार्गेनिंग पावर लो हो जाएगी, उनको पता है कि मैं नहीं ख़रीदूँगा तो बहुत सारे और हैं ख़रीद लेंगे इनसे, तो फिर यहाँ पर उनकी लो हो जाती है। अब फोर्थ पे है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। अब इसमें क्या होता है कि जब एक इंडस्ट्री में कोई न्यू फर्म आ रही है, ठीक है, नई एक अपना कारोबार शुरू करने आ रही है, तो सबसे पहले तो उसके लिए ख़तरा ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वही मेजर उसका कंपटीशन वही करेंगी उसके साथ, या उसको ये भी डर होगा पता नहीं वो किस तरीके से वो चीज़ें दे रहे हैं, हम दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे वैसी क्वालिटी। और इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके लिए भी ख़तरा होगा, वो भी ये देखेंगे कि एक नई फर्म आ रही है तो क्या पता वो कोई अच्छी प्रोडक्ट लेकर आ जाए और हमारे जो कस्टमर हैं वो भी उनके पास ना चले जाएं, उनके लिए भी ये डर होगा। तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होती हैं वो न्यू फर्म्स को आने के लिए रोकने के लिए कुछ बैरियर्स क्रिएट कर देती हैं, कुछ रुकावटें उनके रास्ते में ले आती हैं, ताकि जो न्यू फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री में आसानी से एंटर ही ना हो सकें। उनको रोकने के लिए वो कुछ प्लान कर लेती हैं। अब वो बैरियर्स क्या हो सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाना शुरू कर देंगी, ताकि जो न्यू आए फर्म उसके लिए मुश्किल हो जाए इतनी चीज़ें बनाना। उसके बाद सेकंड बैरियर हो सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट में यूनिकनेस लेकर आ जाएंगी वो, ताकि कोई न्यू कंपेटिटर्स जो है वो उस आसानी से वैसी चीज़ ही ना बना सकें जो मार्केट में बेचने के लिए आए वो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एंट्री, वो कॉस्ट ऑफ एंट्री भी एक बैरियर है, इसकी वजह से भी मोस्टली फर्म्स जो हैं वो एंटर होने से डरती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है उनको, क्योंकि जब वो पहले ही देख रही हैं कि कंपटीशन बड़ा हाई है तो उसके लिए उनको कुछ अलग लाना है, उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, तो इस वजह से भी ये भी बैरियर है उनका, वो नहीं आती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हो सकती है, कुछ उसकी पॉलिसीज़ हैं, उसके लिए भी आपको कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो उस डर की वजह से भी वो न्यू एंट्रेंस जो होती है वो नहीं होती। तो अगर ये बैरियर्स जो हैं, ये बैरियर्स अगर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही जो एक न्यू एंट्रेंस का थ्रेड है वो लो होगा। ठीक है। और जितने ही ज़्यादा ये बैरियर्स नहीं होंगे, आसानी से कोई भी फॉर्म आ सकती है, तो थ्रेड ऑफ न्यू एंट्रेंस जो है वो हाई होगा। उसके बाद लास्ट है थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट। थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप बना रहे हो उसके नेमुल बदल भी कोई चीज़ है, यानी कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑल्टरनेट कोई मिल रहा है आपको मार्केट में। ठीक है। यानी आपकी प्रोडक्ट में प्राइसेस ज़्यादा भी हैं और आपकी जो चीज़ है आसानी से मार्केट में या तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसके अगेंस्ट कोई दूसरी चीज़ खरीद ली जाती है जो कि उस चीज़ की कमी को पूरा कर दे। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, यानी कि ऑल्टरनेट कोई चीज़ नहीं होगी, तो उतना ही थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो होगा। इसी तरह से जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होंगी, उसके अगेंस्ट उसके ऑल्टरनेटिव कोई चीज़ मिल रही होगी, तो उतना थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई होगा। जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है टी एंड कॉफ़ी। टी मार्केट में नहीं है तो कॉफ़ी परचेज़ कर लें, कॉफ़ी नहीं है तो टी परचेज़ कर लें, तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। इसी तरह से कोक एंड पेप्सी भी यही है। कोक मार्केट में नहीं है तो पेप्सी परचेज़ कर ली जाती है, या पेप्सी मार्केट में नहीं है तो कोक परचेज़ कर ली जाती है। तो जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होगा तो उतना ही थ्रेड भी ज़्यादा होगा। तो ये थे 5 फोर्सेस मॉडल। होप करती हूँ आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।
और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो रिक्वायर्ड है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।